हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जीराफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मेनली फ्रॉम 2019 ऑफ यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं 2013 के, 14 के, 15 के और 16 के एमसीक्यू ऑलरेडी डाल चुका हूं। आई होप कि आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा और अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सो आज के वीडियो में हम 2019 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल हम साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखते रहेंगे, जिसके अंदर हमको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जरूरी है एक्सप्लेनेशन। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अगर आप इंटीग्रेटेड नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लास्ट ईयर्स को एनालाइज करोगे तो काफी बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली कर लेना, और मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन। ऑप्शन बी, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस इवन व्हेन देयर इज अ सेलर्स मार्केट, improving the efficiency of business promotion operations to provide an opportunity for being heard and redress genuine grievances. Okay, so पहले आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप आंसर देखना। आई होप कि आपने ये यूनिट जो है कर ली होगी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी एंड डी। तो इसमें पूछ रखा था कि कौन सा जो है पार्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो बी, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कि जो गुड्स है एक कंपनी को क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो गुड्स हैं वो रीजनेबल प्राइसेस पर सप्लाई करने चाहिए, मतलब ना ज्यादा उनसे मार्जिन चार्ज करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि लॉस पे सेल करे, ठीक है, ना लॉस होना चाहिए, ना ज्यादा मार्जिन उनको चार्ज करना चाहिए। एंड डी, डेट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। अगर मान लो कि कंपनी रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है और उसके रिगार्डिंग अगर कंज्यूमर कंप्लेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कंपनी को एक उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हाँ, आप अपनी कंप्लेंट कहने का आपको अधिकार है, हम आपके रिगार्डिंग अगर कोई फॉल्ट आया है तो उसके लिए हम पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन इज ऑड। सो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो काफी सिंपल, मेरे को तो काफी सिंपल लगा, तो आई होप कि आप भी इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑप्शन सेकंड, इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड ऑप्शन थर्ड, सोशो कल्चरल फैक्टर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए, सो सोशल कल्चर फैक्टर जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, जबकि सोशल कल्चर फैक्टर तो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट। आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया। चलिए चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगेन जितने भी मैंने आपको एक्ट कहा है, चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, चाहे ये कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, एमआरटीपी एक्ट हो गया, सारे के सारे एक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप सारे के सारे एक्ट्स कर लेना, याद से कर लेना। मैंने अपने चैनल पर भी डाल रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो चलिए, ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर। ऑप्शन बी, स्टेट कमीशन shall consist of a person who has been the judge of high court. Option C, district forum shall consist of 3 members. Option D, national consumer dispute redressal commission shall consist a person whom it has been the judge of supreme court. Okay, so first turn is yours. क्वेश्चन सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही आप आंसर देखना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, सो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो है लेडीज सोशल, एक वुमेन तो होती है बट लेडीज सोशल वर्कर हो ऐसा नहीं होता। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। आउट ऑफ 3 मेंबर्स, वन इज प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट होता है, हु हैज बीन द क्वालिफाइड टू बी द डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। वन ऑफ द मेंबर शैल बी वुमेन, तो एक वुमेन होती है लेकिन वो लेडी सोशल वर्कर नहीं होती। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एंड लिस्ट सेकंड में दे रखा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मैक्रो इन्वायरमेंट, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप खुद से पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेना। तो इसमें हमको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा किससे लिंक रखता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 3, दैट इज साइज ऑफ द मार्केट। अगर हम मार्केट के साइज की बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये है मैक्रो इन्वायरमेंट पॉलिसी का। ओके, अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की, तो वो किसका पार्ट है, वो है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। ओके, तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट किस चीज का पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। उसके बाद बात करते हैं सी, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये किसका पार्ट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। एंड डी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दैट इज फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी क्या है, ग्लोबलाइज्ड वे में काम कर रही है, डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तो उनके लिए क्या है,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं उनके लिए क्या है, फॉरेन पॉलिसी बनाई गई होती है, ओके, जिसके थ्रू उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनको क्या करा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, ये एक पार्ट है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। सो इस तरह का हमको क्या करना था, मैच करना था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ? अगेन डब्ल्यूटीओ, IMF, वर्ल्ड बैंक, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी चेक आउट कर सकते हैं। तो इनके बारे में आप भूलना भी मत, चाहे आपको एग्जाम से पहले अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़े ना, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इन्हीं को ही देना आप, ओके। So option first, to settle differences and distribute among its member countries, yes. Second, to facilitate the expansion and balanced growth of international trade. Third, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements. Fourth, to carry out periodic review of the trade policy for its members. So चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। सो इट्स आंसर इज सेकंड। तो एक डब्ल्यूटीओ का काम ये नहीं होता कि वो ट्रेड को एक्सपेंड करे या एक्सपेंशन करे, ठीक है, प्रमोट करे, बट वो रेगुलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज लाती है डिफरेंट ताकि ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। बट एक्सपेंड करना और बैलेंस ग्रोथ लाना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो उसका काम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर द बीफर। एक तो आपको इसको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बीफर की क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए ऑफर फॉर सेल, ऑप्शन बी अरेंज मर्जर, ऑप्शन 3 नेगोशिएटेड मर्जर, ऑप्शन 4 रिवर्स मर्जर। सो अगेन फर्स्ट टर्न इज योर्स। चलिए, सो इट्स आंसर इज अरेंज मर्जर। अगर हम बीफर के बारे में कुछ बात जाने तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है। सो बीफर, तो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाज सेटअप बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था 1987 में। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, गवर्नमेंट इसको मेनली कंट्रोल करती है। विच इज ए पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो किसका ये पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये फाइनेंशियल सर्विस का एक पार्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द ऑब्जेक्टिव वाज टू मैनेज द सिक कंपनीज। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिक कंपनीज को मैनेज करना, एंड टू हेल्प द कंपनीज इन रिवाइविंग बिफोर शटिंग डाउन। तो शटिंग डाउन मतलब कि अगर मान लो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लॉस फेस अप कर रही हैं, उनका शट डाउन का पॉइंट आ चुका है, तो उस टाइम पे जो है उनको रिकवर करने की हेल्प कौन करती है, बीफर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। द बीफर वाज सेटअप एंड इनिशिएटेड अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंडर जो है बीफर को सेटअप किया गया है। तो मेनली इसका जो रोल होता है वो सिक कंपनीज को सर्वाइव करवाना ही होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट। तो किसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है और प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई रहता है। तो ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन बी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी जॉइंट वेंचर, ऑप्शन 4 इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सो फर्स्ट एंड यूजर्स आपने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए, सो इट्स आंसर इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में जाके खुद से सारी चीज़ें खुद से इन्वेस्ट करोगे तो उसमें ज़्यादा रिस्क भी रहेगा, ठीक है, कल को वो ना चले, आपको उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, तो इस टाइम पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर एक बार आपको सक्सेस मिल गई तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी आप ही अर्न करोगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम। ओके, मैच ऑफ द फ्लोइंग द क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है राइवल फर्म्स, टेक्नोलॉजी, इंप्रूविंग क्वालिटी, एथिक्स इन बिजनेस। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देख रहे हैं तो आपने खुद से एनालाइज कर लिया होगा, जितने भी एक्ट्स हैं लास्ट ईयर में यही आए हुए हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यही बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करने का। देखो, प्रीवियस ईयर से हमको आइडिया हो जाता है कि कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो आपको भूल के भी नहीं छोड़ना। ओके, ऑप्शन फर्स्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेकंड सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, थर्ड इंटरनल इन्वायरमेंट एंड फोर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट। एंड नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट एंड इज योर्स, आप खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद देखते हैं। सो इट्स आंसर इज दैट इज फर्स्ट। ओके, सो राइवल फर्म्स जो है किसका पार्ट है, ए पे थर्ड। देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है मेरे को इसका जो आंसर है, देखो ये मैं ऑफिशियल आंसर की से आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है कि जो राइवल फर्म्स है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जनरली इसको हम एक्सटर्नल में भी लेके चल सकते हैं। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल में हम कैसे लेके चल सकते हैं, अगर हम बात करें एक्सटर्नल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। अगर माइक्रो के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर कस्टमर भी आता है, कॉम्पिटिटर्स। तो राइवल जो फर्म्स होती है वो हमारी कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनता है मेरे को खुद बताना, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। ओके, इसके बाद टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट्स आंसर इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, राइट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है।
सी पे अगर हम बात करें इम्प्रूविंग क्वालिटी, डेट इज़ फोर्थ ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो टेक्नोलॉजी क्वालिटी को इम्प्रूव करना डेट इज़ ग्लोबल इन्वायरमेंट का पार्ट है। एंड डी पे क्या है, एथिक्स इन बिजनेस, दैट इज सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट का पार्ट है एथिक्स। सो आई होप कि आपको जो है सारे के सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलना। ओके, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बट एक मोटिवेशन मिलता है जो थोड़ा आने वाले टाइम में वीडियोस लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड फॉर वॉचिंग।